हेलो एनिमल लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एन एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन द डैन के सीजन 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले सीजन में हमें दिखाया गया था कि मोमो और ओकारुन जीजी के घर के भूत को भगाने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भूत नहीं मिलता है। तो उसके बाद मोमो हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चली जाती है और इधर ओकारुन और जीजी को एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे तालिस्मान लगे हुए थे। इधर जब मोमो हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी तब उसके तरफ कुछ आदमी बढ़ने लगते हैं। तो मोमो अपने जादू को यूज करने के लिए सोचती है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी मोमो का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो इंसान मोमो को पानी में डुबा देता है। लेकिन तभी उसे पानी का एक धार आके लगता है जिससे वो मोमो को छोड़ देता है। जिसके बाद मोमो वहाँ से भागने का ट्राई करती है और भागने लगती है और पीछे जो इंसान थे उस पर लकड़ी गिरने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक इंसान मोमो का टांग पकड़ लेता है, तभी उस इंसान पर पूरा घर गिर जाता है। ये सब असल में टर्बो ग्रैनी ने किया था, जो खुद हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी, क्योंकि वो भी मोमो के बैग में छुपकर यहाँ पर हॉट स्प्रिंग के मजे लेने आई थी। तभी वहाँ पर कुछ स्टाफ आ जाते हैं और जो लोग मोमो के पीछे लगे हुए थे वो लोग उनके पीछे लग जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो लोग मोमो के पीछे थे वो लोग कीटो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ऐसे ही कामों के लिए फेमस हैं। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी का घर पूछती है, तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि उस घर में बहुत सारा ह्यूमन ब्लड एब्जॉर्ब किया हुआ है। इधर ओकारुन और जीजी को उस दीवार में छेद करने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग मोमो के आने का वेट करेंगे। तभी उनके घर की बेल बजती है, तो उन्हें लगता है कि मोमो आई है, लेकिन वहाँ पर मोमो नहीं आई थी, बल्कि कीटो फैमिली के औरतें आई होती है, जो आने के बाद जीजी के घर के स्नैक्स खाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जीजी के हाउस ऑनर है और वो लोग जीजी के रेंट को भी माफ कर दिए थे, जिस वजह से जीजी उन सबको नहीं रोक पा रहा होता है। तब ओकारुन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो जीजी उसे बताता है उसके फैमिली के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने के बाद इस फैमिली ने उसके रेंट को माफ कर दिया होता है, इसलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। तब उनमें से एक औरत जीजी को यहाँ से जाने का कारण पूछती है, तो जीजी बताता है कि वो तो अपने दोस्त को पिक करने के लिए गया था। तब वो औरत जीजी से पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा है या वो कोई और स्पिरिट को यहाँ पर बुला देना चाहता है, जो सुनकर वहाँ की सभी औरतें गुस्सा होने लगते हैं और जीजी को बोलने लगते हैं कि वहाँ पर कोई भूत नहीं है, इसलिए वो इस तरह का अफवाह ना फैलाए। तब जीजी उसे समझाने लगता है कि ओकारुन कोई स्पिरिट मीडियम नहीं है, बल्कि वो तो एक आम इंसान है। तब वो औरत जीजी को गन से डराने लगती है। तब जीजी उसे समझाता है कि अगर वो ऐसे ही लोगों पर गन तानते रहेगी तो उसका पुलिस के साथ पंगा हो सकता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है, लेकिन वो भी कीटो फैमिली के साथ जुड़ा हुआ था और उन लोगों को बचा कर ले आता है जो मोमो के पीछे पड़े हुए थे। तब वो सभी लोग उस पुलिस वाले को थैंक्स बोलते हैं, जिसके बाद वो लोग दोबारा से जीजी से पूछने लगते हैं कि वो बाहर क्यों गया था। तो जीजी उन्हें समझाता है कि वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड को पिक करने गया था, लेकिन उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। तब उनमें से एक ओकारुन से पूछता है कि जीजी का फेवरेट सॉकर टीम के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि अगर ओकारुन जीजी का बेस्ट फ्रेंड है तो उसे इस बारे में पता होगा, और अगर ओकारुन इस बारे में नहीं बता पाएगा तो वो लोग जानना चाहेंगे कि ओकारुन यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन ओकारुन सही नाम ले लेता है, क्योंकि वो लोग उसके फेवरेट टीम के पोस्टर से ही उस छेद को छिपा रहे थे। तब उनमें से एक औरत जीजी से मोमो के बारे में पूछने लगती है, तो मोमो उन्हें बताता है कि वो मोमो को नहीं जानता है। तो वो लोग जान जाते हैं कि मोमो इन लोगों से जुड़ी हुई है, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि जीजी झूठ बोल रहा है। तब यहाँ मोमो टेम्पल गई होती है, जहाँ वो सुचिनोको को देखने गई होती है। तब उस टेम्पल का मालिक यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, जो मोमो को सुचिनोको दिखाने ले जाता है और सुचिनोको को दिखाता है जो सांप के स्किन की तरह लग रहा था। तो ये देखकर मोमो को विश्वास नहीं हो रहा था। अब उस टेम्पल का पुजारी मोमो को बताने लगता है कि जब ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा तब वहाँ पर एक रेनबो बनेगा और माउंटेन का गुस्सा पूरे विलेज को डुबा देगा। और वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि लोगों का मानना है कि वोल्केनो का अंदर एक बड़ा सांप है, जिसे जब भूख लगती है तो वो वोल्केनो बाहर आने लगती है, जिस वजह से लोग इस सांप की पूजा करते हैं और एक बच्चे को बलि के रूप में भी देते हैं, ताकि वो वोल्केनो बाहर ना आए। और यहाँ के लोग 200 सालों से इसी तरह से अपने विलेज को बचा रहे हैं। और अभी मोमो जिस सुचिनोको को देख रही है वो तब का है जब वो सांप पिघला था, और अब लोगों को लगता है कि यही सुचिनोको विलेज को बचा रही है।
जिस वजह से लोगों ने अब बच्चों को सेक्रीफाइस करना बंद कर दिया है। और वो पुजारी सभी को यही जानकारी देता है, लेकिन वो अब इस चीज़ से बोर हो गया है क्योंकि वो यूट्यूबर बनना चाहता है। तब मोमो उसे बताती है कि अगर वो यूट्यूबर बनना चाहता है तो वो इस स्टोरी को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल रहा है। तो ये सुनकर वो पुजारी शॉक हो जाता है। जिसके बाद मोमो दोबारा से घर आ जाती है, लेकिन वो ये सोचकर एक्साइटेड हो रही थी कि ओकारुन और जीजी के बीच दोस्ती कितनी गहरी हुई, जिस वजह से वो अंदर चली जाती है। लेकिन वो देखती है कि कीटो फैमिली ने ओकारुन और जीजी का बुरा हाल कर दिया है। और जब वो लोग मोमो को देखते हैं तब उनमें से एक औरत बोलने लगती है कि अब सभी सेक्रीफाइसेस इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए वो अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तब मोमो उन सभी आदमियों से लड़ने लगती है और उन सभी का बुरा हाल कर देती है। लेकिन वहाँ पर ज्यादा आदमी होने की वजह से मोमो हार रही होती है, लेकिन मोमो हार नहीं मानती है। तब एक इंसान मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और उस पर हमला करके मोमो को बेहोशी के हालत में डाल देती है। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो इंसान डर जाता है। तो मोमो टर्बो ग्रैनी से उनकी मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी मना कर देती है। जिसके बाद मोमो सभी को बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वो लोग हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक औरत मोमो पर हमला कर देती है और मोमो को दूर फेंक देती है। तब हम देखते हैं कि उस औरत को मार्शल आर्ट भी आता था, इसलिए वो मोमो के अटैक से भी बच रही थी और मोमो पर हमला करके उसे उस रूम में भेज देती है जिस रूम में ओकारुन और जीजी ने दीवार पर छेद किया था। तब हमें पता चलता है कि वो औरत उन सभी का माँ होती है। तब वो औरत मोमो से पूछती है कि वो किस तरह की पावर यूज करती है। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से उस औरत के बारे में पूछने लगती है, तो टर्बो ग्रैनी बताती है वो औरत एक पावरफुल औरत है जिसमें मैजिक नहीं है। तब इस बात पर मोमो को विश्वास नहीं हो रहा था। तब टर्बो ग्रैनी उसे उसकी दादी की याद दिलाती है, जिस वजह से मोमो को उस बात पर विश्वास हो जाता है। लेकिन उसे उस रूम से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तब वो औरत मोमो को बोलने लगती है कि वो कीटो फैमिली हमेशा से ही इस विलेज को प्रोटेक्ट करते आई है और अगर मोमो यहाँ पर उसके फेस्टिवल को रोकने आई है तो वो मोमो को ऐसा नहीं करने देगी। तब मोमो उन सभी को उस घर से बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन वो औरत बताने लगती है कि उन्हीं के वजह से इस विलेज में शांति है, क्योंकि वो लोग पिछले 200 सालों से सरपेंट को सेक्रीफाइसेस प्रोवाइड करते आई है, इसलिए वो विलेज अभी तक प्रोटेक्ट किया हुआ है। और अभी मोमो जिस घर में खड़ी है वो घर सेक्रीफाइस के लिए ही बनाया गया था और वो लोग इस घर में उन लोगों को ले आते हैं जिन्हें उन्हें सेक्रीफाइस देना होता है। तब मोमो को समझ में आता है कि जीजी और उनके फैमिली को यहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए ही लाया गया था। लेकिन तभी मोमो के नीचे की जमीन धंसने लगती है, लेकिन मोमो अपने जादू से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो सभी लोग मोमो को नीचे धकेल देते हैं ताकि मोमो सरपेंट गॉड का खाना बन सके। तब ओकारुन और जीजी सोफा लेकर मोमो को बचाने के लिए नीचे आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग उस कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहां वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे घर नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब जीजी ओकारुन और मोमो से मदद मांगने लगता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाला था। तब मोमो अपने जादू से जीजी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी नीचे सांप जैसे दिखने वाले चीज पर गिर जाता है। तब उस मॉन्स्टर को देखकर कीटो फैमिली उसकी पूजा करने लगते हैं और मोमो ओकारुन और जीजी को उसे खाने के लिए बोलते हैं। तब ओकारुन को याद आता है कि इस मॉन्स्टर का नाम मंगोलियन डेथ वॉर्म है जो इंसानों को खाता है, लेकिन कभी भी उसने इतना बड़ा डेथ वॉर्म नहीं देखा है। तब कीटो फैमिली के लोग उस डेथ वॉर्म की पूजा करने लगते हैं। तब मोमो कीटो फैमिली के लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन कीटो फैमिली के लोग नहीं मानते हैं, जिस वजह से वो डेथ वॉर्म उन लोगों को ही खा जाता है। जिसके बाद मोमो और उसके दोस्त एक घर में छिप जाते हैं, लेकिन घर के अंदर आते ही मोमो और ओकारुन के सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी का पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जिस वजह से अब ओकारुन जीजी की ओर बढ़ने लगता है और खुद को हर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जीजी उसे रोकने लगता है। तो ओकारुन जीजी को दूर फेंक देता है और एक ब्लेड की मदद से खुद को हर्ट करने लगता है, लेकिन जीजी उसे दोबारा से रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी उन पर वो जाइंट डेथ वॉर्म अटैक कर देता है, जिससे जीजी को पता चल जाता है कि वो डेथ वॉर्म उनके आवाज से नहीं बल्कि उस घर में हो रहे वाइब्रेशन की मदद से उनके लोकेशन को जान रहा है। तभी ओकारुन दोबारा से खुद को हर्ट करने की कोशिश करने लगता है, तो जीजी उसे रोकने लगता है। तो ओकारुन उसे बोलता है
कि वो उसे छोड़ दे, वो मरना चाहता है। तब ये सुनकर जीजी को एक बात याद आती है कि बहुत पहले जब वो अपने घर गया था तो उसके पेरेंट्स ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, और जब जीजी ने उन्हें बचाया था तो उनके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि वो उन्हें मरने दे। ये सुनकर जीजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब यहाँ पर मोमो भी खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है और एक कांच के टुकड़े को उठाकर अपने पेट में डालने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बीच में टर्बो ग्रैनी आ जाती है, जिससे मोमो बच जाती है। तब टर्बो ग्रैनी जीजी को उन दोनों को बांधने के लिए बोलता है, तो जीजी मोमो और ओकारुन को बांध देता है और टर्बो ग्रैनी से पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो डेथ वॉर्म सबको साइकिक सिग्नल भेज रहा है, जिससे सब लोग सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुनकर जीजी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रहे थे, लेकिन अब भी वो सोच रहा था कि वो साइकिक सिग्नल उस पर असर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तब टर्बो ग्रैनी जीजी को कुछ बता पाते उससे पहले ही मोमो अपनी साइकिक पावर से खुद पर कांच फेंकने की कोशिश करती है। तो जीजी बीच में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी उस डेथ वॉर्म को उनके लोकेशन पता चल जाता है। तो जीजी मोमो, टर्बो ग्रैनी और ओकारुन को उठाकर उनको साथ लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो टकरा जाता है, जिससे मोमो और ओकारुन दोबारा से वहां पर सुसाइड करने का ट्राई करने लगते हैं। तब वहां पर वो डेथ वॉर्म आ जाता है, लेकिन तभी जीजी को कुछ अलग सा महसूस होने लगता है और उसके सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे मोमो और ओकारुन होश में आ जाते हैं। तब टर्बो ग्रैनी सबको बताती है कि ये इविल आई है, और ये जिसको भी देख लेता है वो पागल होकर सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। तब वो इविल आई उस डेथ वॉर्म की पावर को रोकने लगता है। तब मोमो ओकारुन को उस चीज का फायदा उठाने के लिए बोलती है और उसे उस डेथ वॉर्म पर अटैक करने के लिए बोलती है। तो ओकारुन टर्बो ग्रैनी का पावर यूज करता है और उस डेथ वॉर्म का सिर काट देता है, लेकिन वो डेथ वॉर्म दोबारा से अपने सिर को रिजेनरेट कर लेता है और उन पर दोबारा से अटैक कर देता है। तब वो लोग वहां से भागने लगते हैं। तो टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि वो इविल आई के आंखों से बच के रहे। तब जीजी को समझ में आता है कि उसके पेरेंट्स इविल आई की वजह से नहीं मरे हैं। तब वो इविल आई जीजी के सामने आ जाता है, जिससे जीजी उसके आंखों में देख लेता है, जिस वजह से जीजी को उस इविल आई का पास्ट दिखने लगता है। और हमें उस विलेज के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उन्हीं बच्चों को वो इविल आई देख रहा होता है, जिसे एक जगह पर बिना खाने पीने के कैद किया हुआ था। और वो इविल आई सोच रहा था कि काश वो भी उन बच्चों के साथ खेल पाता, लेकिन उसे सर्पेंट गॉड को बलि देने के लिए कीटो फैमिली ने वहाँ पर कैद किया हुआ था। इस वजह से वो इविल आई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तब कीटो फैमिली एक दिन उसकी बलि देने के लिए उसे एक जगह पर बांध देते हैं, जहाँ पर वोल्केनो थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर जल कर मर जाता है। लेकिन अपने आखिरी समय में वो सोच रहा था कि काश वो उन बच्चों के साथ खेल पाता, जिस वजह से उस इविल आई का दुआ कबूल हो जाता है और उसे उसी घर में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे कैद किया गया था, जहाँ पर वो उस बच्चे को देखता है जो उस इविल आई को भी देख पा रहा था। तब जैसे ही वो बच्चा इविल आई को देखता है, वैसे ही उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। उसके बाद उस घर के ऊपर एक और घर बनता है, जहाँ पर दोबारा से वहाँ के लोग मरने लगते हैं, और इसी तरह करके बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस घर के नीचे डेथ वॉर्म था, जो लोगों को मरने के लिए सिग्नल भेज रहा था। लेकिन इविल आई को सिर्फ उन बच्चों के साथ खेलना था, इसलिए वो उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। इसके बाद दोबारा से वो कीटो फैमिली उस घर में आते हैं और उस बच्चे को बलि देने के लिए वहाँ पर बांध देते हैं और उसे एक जगह पर दफना देता है, जिसे वो इविल आई बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तब वो इविल आई सोचता है कि वो सबसे बदला लेगा और उन सब को मार देगा। अब जीजी को होश आता है। तब यहाँ पर मोमो जीजी के ऊपर से उस इविल आई को दूर करने की कोशिश करने लगती है। तो जीजी मोमो को बताता है कि ये इविल आई बुरा नहीं है और वो हमेशा से ही उस डेथ वॉर्म से लड़ने का कोशिश कर रहा है, जिस वजह से उसने भी बहुत कुछ झेला है। तब जीजी उस इविल आई की बॉडी को ढूंढने लगता है ताकि वो उस बॉडी को आज़ाद कर सके, और वो जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर मोमो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद जीजी उस इविल आई की बॉडी के पास आ जाता है। तब यहाँ पर टर्बो ग्रैनी जीजी को समझाने लगता है कि इविल आई अच्छा नहीं है, इसलिए वो किसी तरह से भी उस पर हमदर्दी ना दिखाए। लेकिन जीजी उन्हें समझाता है कि इविल आई उनकी तरह ही है, इसलिए वो उन पर भरोसा रखे। लेकिन तभी वहाँ डेथ वॉर्म अपने इलेक्ट्रिसिटी के पावर से अटैक करता है और उन्हें एक चिपचिपे लिक्विड के साथ कैद करने लगता है। तब यहाँ मोमो
टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि अब उसका गुड लक कहाँ पे है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि अभी उसका गुड लक दुश्मनों के पास है। तब यहाँ मोमो ये सुनकर पागल होने लगती है और इधर ओकारुन अपनी पावर को यूज करने की वजह से हिल नहीं पा रहा था, जिसके बाद मोमो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीजी पर वो इविल आई हावी होने लगता है, जिस वजह से जीजी उस इविल आई के पास पहुंच जाता है, जहां पर जीजी उस इविल आई से बोलता है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है, इसलिए वो उसके साथ हमेशा के लिए खेलने के लिए तैयार है और वो हमेशा ही उसे अपने पास रखेगा। जिस वजह से वो इविल आई जीजी के बॉडी पर कब्जा करने लगता है और उसके बॉडी पर कब्जा कर लेता है। तभी वहाँ पर वो डेथ वॉर्म दोबारा से अटैक करता है और जैसे ही वो डेथ वॉर्म मोमो को खाने के लिए उसके पास आने लगता है, तभी जीजी एक ही अटैक से उस डेथ वॉर्म को बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है और फाइनली वो इविल आई जीजी पर पूरे तरह से कब्जा कर लेता है और वो बोलने लगता है कि वो ह्यूमन को मार देगा। तब मोमो जीजी को होश में आने के लिए बोलता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उससे सावधान होने के लिए बोलती है। तभी वो इविल आई मोमो पर अटैक कर देता है, लेकिन मोमो अपने पावर से बच जाती है और जीजी को वापस आने के लिए बोलने लगती है। और इधर टर्बो ग्रैनी इविल आई को दूर हटने के लिए बोलती है, लेकिन वो इविल आई नहीं हटता है। जिसके बाद मोमो दोबारा से जीजी को होश में आने के लिए बोलता है, लेकिन वो इविल आई बोलता है कि अब ये बॉडी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है और बोलता है कि अब वो ह्यूमन को दिखाएगा कि डर किसे कहते हैं। लेकिन तभी वो डेथ वॉर्म उन पर दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करता है, लेकिन वो इविल आई अपने पावर से उसके अटैक को रोक लेता है और अपने पावर से वहाँ जितने भी लोग मरे थे उन सभी के पावर को जमा करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बॉल बन जाती है, जिससे वो इविल आई फुटबॉल खेलते हुए उस डेथ वॉर्म को मारने लगता है। लेकिन तभी वो डेथ वॉर्म वहाँ पर एक छेद की मदद से भाग जाता है। तब यहाँ पर मोमो सोच रहे थे कि जीजी के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो टर्बो ग्रैनी बताने लगती है कि उसकी दादी ने कई बार समझाया है कि जीजी एक जीनियस है, कि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है और उसकी फिजिकल एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से जीजी पर बहुत सारे भूत कंट्रोल करने की कोशिश किए थे। तो मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि बचपन में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि जैसे ही एक उम्र के बाद उसकी पावर जागी है, वैसे ही जीजी के पावर जाग गया और उसी वजह से वो इविल आई में बदल गया, इसलिए उन्हें जीजी से अब बच के रहना पड़ेगा। तभी वो इविल आई दोबारा से उस फुटबॉल से मोमो पर अटैक करने लगता है, लेकिन मोमो बच जाती है। जिसके बाद वो इविल आई मोमो पर अपने किक से अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और दोबारा से उस बॉल से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओकारुन आ जाता है और अपने पावर की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से उनके पावर एक दूसरे से टकराते हैं। अब ओकारुन इविल आई के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो मोमो को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो इविल आई दोबारा से उन पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद ओकारुन इविल आई के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसकी मदद मोमो भी कर रही थी, लेकिन वो इविल आई अभी भी उन पर भारी पड़ रहा था, इसलिए उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। और जैसे वो वहां से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि वो डेथ वॉर्म वहां पर कुछ कर रहा था। तो मोमो पूछने लगती है कि वो डेथ वॉर्म क्या कर रहा है। तो ओकारुन बताता है कि डेथ वॉर्म अपने शरीर से इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजन से अटैक करती है, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मोमो पूछती है कि वो यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि एग्जिट तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे। और पूछने लगती है कि क्या इस डेथ वॉर्म की कोई कमजोरी नहीं है। तो कारुन बताता है कि उसने इसके बारे में पढ़ा था कि डेथ वॉर्म बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, जो बैक्टीरिया की तरह सनलाइट में आते ही मारे जाते हैं, इसलिए उन्हें इस डेथ वॉर्म को सनलाइट में ले जाना होगा। तो मोमो बोलती है कि वो उससे ऊपर कैसे ले जाएंगे, क्योंकि एग्जिट तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है और वो यहाँ पर जीजी को अकेले छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो कारुन मोमो से बोलने लगता है कि वो उसका अकेले ऊपर जाने में मदद कर सकता है, लेकिन मोमो मना करने लगती है। तो कारुन बोलने लगता है कि अगर वो ऊपर पहुंच जाएगी तो किसी न किसी तरह से उन्हें ऊपर खींच लेगी। जिसके बाद मोमो पूछने लगती है कि ठीक है, लेकिन वो जीजी को ऊपर कैसे लाएगा। तो कारुन उसे उस पर भरोसा रखने के लिए बोलता है और बोलने लगता है कि वो यहाँ से निकल जाए। तो मोमो भी मान जाती है। जिसके बाद वो कारुन टर्बो ग्रैनी का पावर यूज करता है और मोमो को एक सोफे पर बिठाकर ऊपर फेंकने के लिए अपने पैर पर रख देता है, जिसे देखकर मोमो डरने लगती है, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन तभी
ओकारुन उसे ऊपर फेंक देता है और मोमो ऊपर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन वो पूरी तरह से ऊपर नहीं पहुंच पाती और गिरने लगती है। लेकिन तभी मोमो अपने पावर को यूज करती है और ऊपर पहुंच जाती है, जो देखकर ओकारुन भी खुश होने लगता है। लेकिन तभी ओकारुन के पास वो इविल आई आता है, तो ओकारुन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर मोमो उन्हें निकालने के लिए यहाँ पर रस्सी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी रस्सी नहीं मिलता है। इसलिए वो वहाँ के जितने भी पर्दे थे उन्हें एक दूसरे से जोड़कर उन्हें जैसे ही उस गड्ढे में फेंकती है, तो उसे पता चलता है कि ये रस्सी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इसलिए वो उदास हो जाती है और उस डेथ होम को हराने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी उसे जीजी के साथ बिताए हुए बचपन की कुछ यादें आती है। इसलिए वो उस घर में आग लगा देती है और चिल्ला चिल्लाकर फायर ब्रिगेड को बुलाने लगती है। इधर ओकारुन सिवेलाई के अटैक को डॉज करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था और उसके अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था। लेकिन तभी वो यूएलआई अपने हाथों से ओकारुन पर अटैक करने लगता है और फुटबॉल और अपने हाथों को मिलाकर उस ओकारुन पर अटैक करता है और उसका बुरी हालत कर देता है। तो फिर भी ओकारुन उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज करने लगता है। तो वो यूएलआई बोलता है कि चूहे की तरह भागना बंद करो और अच्छे तरीके से लड़ो। लेकिन तभी वहाँ के डेथ होम के पॉइजन की वजह से जीजी के नाक से खून निकलने लगता है, जिस वजह से वो इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करने के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वो उस फुटबॉल की मदद से ओकारुन को एक प्रिजन में बंद कर देता है, जहाँ पर ओकारुन को उन सभी मरे हुए लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है जिन्हें कीटो फैमिली ने मारा था। और वो उस प्रिजन से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। इसके बाद वो इविल आई भी उस प्रिजन के अंदर चला जाता है और ओकारुन को हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट में हराने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और बोलने लगता है कि उसके बाद वो उस लड़की को भी मारेगा। लेकिन तभी ओकारुन इविल आई का मुंह पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें से उसने 3 चीज़ें कर दी। पहली कि उसे मोमो को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। दूसरी, जीजी कभी भी मोमो पर अटैक नहीं करता था, लेकिन उसने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया और मोमो पर अटैक किया और ईवेलाई से जीजी की बॉडी को वापस मांगने लगता है। तो वो ईवेलाई दोबारा से ओकारुन पर अटैक करता है, लेकिन ओकारुन उसके अटैक से बच जाता है और नीचे झुककर बहुत ही तेजी से उस ईवेलाई को एक बहुत ही पावरफुल मुक्का मारता है और सोचने लगता है कि उसे अब अपनी फुल पावर को यूज करना ही होगा और ईवेलाई पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से ईवेलाई को भी चोट पहुंचने लगती है। जिसके बाद ओकारुन ईवेलाई को बहुत ही ज्यादा मुक्के मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो प्रिजन ही टूट जाता है। इस वजह से वो इवेलाई दूर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है और ओकारुन बोलने लगता है कि तीसरी चीज की उसे कभी भी उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए और ये बोलते ही वो वहीं पर गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद जब ओकारुन को होश आता है तो वो सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा, ताकि जब मोमो उनकी मदद करना चाहे तो वो भी उनकी मदद ले सके और जीजी को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसे टर्बो ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है, तो वो देखता है कि टर्बो ग्रैनी अभी भी उस डेथ होम के लिक्विड में फंसी हुई थी। तो ओकारुन टर्बो ग्रैनी के पास जाता है, जो देखकर टर्बो ग्रैनी खुश होने लगती है कि अब वो बच जाएगी। तो ओकारुन वहाँ के प्लैंक से एक ब्रिज बनाने लगता है और टर्बो ग्रैनी को जैसे ही ऊपर खींचता है तभी ओकारुन भी टर्बो ग्रैनी के साथ वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो टर्बो ग्रैनी उसे बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है कि उससे कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो ओकारुन बोलता है कि उसने पहले ही टर्बो ग्रैनी के पावर का यूज कर लिया, जिसकी वजह से अब वो दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं होने लगता है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अब उनका मरने का वक्त हो गया, इसलिए उन्हें सबको गुड बाय बोलना होगा। तो ओकारुन बोलने लगता है कि मोमो जल्द से जल्द उन्हें बचा लो, वरना वो यहीं पर मारे जाएंगे। जिसके बाद हमें मोमो को दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊपर उस फायर को बुझाने के लिए वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे। यहाँ वो फायर फाइटर उन आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ के पुलिस वाले मोमो से पूछने लगते हैं कि क्या वो आग उसने लगाई थी। तो मोमो भी हाँ बोल देती है और वो उन पुलिस वालों को कीटो फैमिली के सभी काले कारनामों के बारे में बताने लगती है। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मान रहे होते हैं और मोमो को अपने साथ चलने के लिए बोलने लगते हैं। तो मोमो सोचने लगती है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जल्द ही सूरज डूबने वाला है। तो मोमो उन फायर फाइटर्स को जमीन में बहुत ज़्यादा पानी डालने के लिए बोलने लगती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग डरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो डेथ होम जमीन को फाड़ते हुए बाहर आता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग डरने लगते हैं और भागने लगते हैं। तभी वो डेथ होम सूरज की वजह से प्रॉब्लम में हो जाता है और हमें
मोमो को वहां पर पानी डालने का कारण पता चलता है कि बचपन में जीजी और मोमो के बातचीत हुई थी, जहां पर जीजी ने मोमो को बताया था कि क्या उसे पता है कि डेथ होम जमीन के बाहर क्यों आ जाते हैं। तो मोमो नहीं जानती थी। तो जीजी उसे बताता है कि डेथ होम अपने स्किन से सांस ले लेते हैं, लेकिन जब बारिश होता है तो जमीन पानी को सोख लेता है, जिसके वजह से वो डेथ होम सांस नहीं ले पाते हैं। इसके लिए ही वो लोग बाहर आ जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो वो ऊपर इतनी गर्मी में नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं, और इन्हें ही अर्थवर्म सुसाइड कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जब वो फायर फाइटर्स पानी डाल रहे थे तो वो पानी जहाँ पर डेथ होम रह रहा था वहाँ पर भी चला जाता है, जिसकी वजह से वो डेथ होम सांस नहीं ले पाता और बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर उसे सूरज की रोशनी की वजह से रहने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके वजह से वो सूरज की रोशनी से बचने के लिए वहाँ पर एक घर के पीछे छिप जाता है। लेकिन मोमो उस फायर फाइटर्स के गाड़ी को उठाकर उस घर के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो घर वहीं पर टूट जाता है, जिस वजह से डेथ होम के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। तो मोमो उसे चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं कि क्या वो डेथ होम मर गया। लेकिन तभी जैसे ही वो डेथ होम थोड़ा सा हिलता है, वैसे ही मोमो वहाँ से भागने लगती है। तब वो डेथ होम उल्टी करता है, जिसकी वजह से कीटो फैमिली के जितने भी मेंबर्स जो डेथ होम के अंदर थे वो सभी बाहर आ जाते हैं। तो मोमो बोलती है कि क्या वो लोग अभी भी जिंदा है। तो कीटो फैमिली का हेड बोलने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की और सर्पेंट गॉड को गुस्सा दिलाने की। तो मोमो बोलने लगती है कि क्या उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि ये कोई सर्पेंट गॉड नहीं है। जिसके बाद मोमो ओकारुन और जीजी को बचाने के लिए उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और वो कीटो फैमिली के हेड बोलने लगते हैं कि अब यहाँ पर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार वो ही होती, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार मोमो ही है। तो ये सुनकर मोमो को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी वहाँ जो वोल्केनो था वो फट जाता है। अब वहाँ के सभी लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए बोला जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। और यहाँ कीटो फैमिली की हेड बोल रही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि सर्पेंट गॉड को हम जो सेक्रीफाइसेस देते हैं उसी वजह से ये वोल्केनो शांत रहती है, लेकिन आज तुमने हमारे सर्पेंट गॉड को भी मार दिया, जिसकी वजह से ये वोल्केनो बाहर आ गया। कहा जाता है कि ड्रैगन जब हेवन की तरफ जाएगा तब एक रेनबो बनेगा और फिर माउंटेन का गुस्सा पूरे विलेज को तबाह कर देगा, और अब इसी तरह पूरा विलेज तबाह हो जाएगा, इसलिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेना होगा। तो यहाँ मोमो सोच रही थी कि पुरानी कहानियों में ये क्यों कहा गया कि ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा, जबकि डेथ होम तो सूरज की रोशनी में ही नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ मोमो कीटो फैमिली को बेवकूफ़ बोलने लगती है और बोलने लगती है कि पुरानी कहानियों में सर्पेंट गॉड के बारे में था ही नहीं। ड्रैगन के हेवन की तरफ जाने का मतलब फाउंटेन था, और जो फाउंटेन हमने देखा था वो इस चीज़ का प्रूफ है कि बहुत जल्द वोल्केनो फट जाएगा। पहले लोगों को इस बारे में पता था, इसलिए उन्होंने एक कहानी छोड़ी, लेकिन दूसरे लोगों ने इसे दूसरी चीज समझ लिया। अब यहाँ मोमो उस डेथ होम की बॉडी को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देती है, जिस वजह से कीटो फैमिली को गुस्सा आ जाता है। तो अब यहाँ मोमो उस जगह से भागने लगती है और उस डेथ होम की बॉडी को उस फाउंटेन तक पहुंचाना चाहती थी, जिस फाउंटेन को वो नहाते वक्त देखी थी। अब यहाँ कीटो फैमिली मोमो को रोकने के लिए आगे आने लगी, क्योंकि वो अपने सर्पेंट गॉड की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मोमो उनकी कोई बात नहीं सुनती और डेथ होम की एक भाग को उस फाउंटेन पर ले आती है। के बाद वो उस डेथ होम के सर को लाने के लिए जाने लगती है और बोलने लगती है कि अगर वो वोल्केनो पूरे शहर को तबाह कर देगी तो इन कीटो फैमिली की बातें सच हो जाएगी, इसलिए उसे ये चीज होने से रोकना होगा। जिसके बाद वो उस डेथ होम के सर को उठा लेती है ताकि वो उसे एक पाइप की तरह यूज कर सके। तब पानी की वजह से उस डेथ होम के मुंह से लिक्विड निकलने लगता है, जिस लिक्विड को मोमो उस मैग्मा को फैलने से रोकने लगती है। और उस लावा से बहुत बड़ा एरिया तबाह हो गया था और वो एरिया आगे भी बढ़ रहा था। तब मोमो फिर भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तब यहाँ कीटो फैमिली के हेड मोमो के एक लात मार दी और बोलती है कि वो उसके सर्पेंट गॉड को ना यूज करे। तो यहाँ मोमो बोलती है कि वो इस लावा को शांत करना चाहती है, इसलिए वो लोग उसके रास्ते में ना आए। तो वो लीडर बोलती है कि इस जगह को वो प्रोटेक्ट करती है, इसलिए किसी आउटसाइडर को इस जगह को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो उसे ह्यूमन सेक्रीफाइस के रूप में उस वोल्केनो के अंदर फेंकने वाली है ताकि वोल्केनो का देवता शांत हो सके। तो मोमो बोलने लगती है कि तुमने बहुत जल्दी अपने देवता को चेंज कर लिया, क्या तुम्हें अपने सर्पेंट गॉड की कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी सभी लोग मोमो पर हमला कर देते, लेकिन तभी वहाँ उस मंदिर का पुजारी माचिरो
मोमो को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और बोलने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मेरे मास्टर का कॉल आया था जिन्होंने बोला था कि एक हफ्ते बाद उसके ग्रैंड डॉटर वहाँ पर घूमने के लिए जाएगी। और इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तब मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते केवल तुम ही हो जो यहाँ पर आई थी, इसलिए मैंने जाना कि तुम ही हो जो मास्टर की पोती है। जिसके बाद वो कीटो फैमिली मांजिरो पर भी अटैक करते हैं, लेकिन मांजिरो उन सबसे लड़ने लगता है और मोमो को अपना काम करने के लिए बोलता है। तो मोमो भी उस डेथ होम की बॉडी को उठाकर उस लावे को शांत करवाने लगती है, लेकिन इस बार उसे वो बॉडी कुछ भारी भारी लगने लगती है। अभी वहाँ पर ईवल आई का बॉल आता है जो उस डेथ होम की बॉडी को तबाह कर देता है और इधर ईवल आई उन सब पर अटैक कर देता है और उस सभी कीटो फैमिली के मेंबर पर भी अटैक कर देता है और कीटो फैमिली के हेड पर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से कीटो फैमिली का हाथ टूट जाता है। और जैसे ही वो दोबारा कीटो फैमिली के हेड पर अटैक करने वाला था तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे बचा लेती है। तब मांजिरो उस इविल आई से लड़ने लगता है, लेकिन वो भी इविल आई के पावर के सामने नहीं टिक पाता है, जिसकी वजह से मोमो को उसे भी बचाना पड़ता है। तो इविल आई मोमो को बोलने लगता है कि वो हमेशा ही उसके रास्ते में क्यों आ रही है, लगता है पहले उसे ही उसका किल करना होगा। तो मोमो बोलने लगती है कि चुप कर जाओ, वो जीजी को मर्डरर बनना नहीं देखना चाहती है। तब वो कारून के बारे में भी पूछती है कि वो कारून कहाँ पर है। तो वो इविल आई बताता है कि मैं सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करूंगा जो मुझे बात करनी है और इस टाइम मैं भूखा हूँ। मांजिरो बोलने लगता है कि उसे नहीं पता था कि चीजें ऐसी बदल जाएगी। तो कीटो फैमिली की हेड बोलने लगती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। तो मोमो बोलने लगती है कि इस टाइम पर उन बातों को छोड़कर पहले उन्हें इस इविल आई से लड़ना होगा। अब वो तीनों इविल आई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इविल आई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मोमो उन सबको झुकने के लिए बोलता है और उन सबको इविल आई के बॉल से बचा लेती है और वो खुद खतरे में पड़ जाती है, जिसे मांजिरो लात मारकर बचा लेता है। तो कीटो फैमिली के हेड इविल आई पर हमला करता है, लेकिन उसके अटैक का उस इविल आई पर कोई असर नहीं कर रहा था। तब वो इविल आई कीटो फैमिली के हेड पर भी अटैक करता है, लेकिन मोमो उसे बचा लेती है। तब मोमो मांजिरो की मदद से इविल आई को पकड़ लेता है, लेकिन इविल आई का बॉल उसकी साइकिक पावर को ही तोड़ देता है। वो इविल आई मांजिरो पर हमला करके मोमो पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन मोमो भी अपने साइकिक पावर को यूज नहीं कर पा रही थी और जैसे ही वो अटैक मोमो को लगने वाला था तभी वहाँ पर बॉक्सर एलियन कापा आ जाता है और वो उस इविल आई को एक किक मारता है और बॉक्सिंग करके उस इविल आई को पीछे करने लगता है। लेकिन मोमो को कुछ समझ में आ रहा था। तभी वहाँ पर यूएफओ की रोशनी आने लगती है, जिसमें से मोमो की दादी और तारो नीचे आ रहे होते हैं, जिसे देखकर मांजिरो उनके लिए गाना गाने लगता है। तब वो ग्रैंडमा नीचे छलांग मार देती है और कापा के साथ मिलकर उस इविल आई पर अटैक कर देती है। तब इविल आई अपने बॉल की मदद से कापा को दूर फेंक देता है। तब वो ग्रैंडमा और इविल आई के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इविल आई मोमो की ग्रैंडमदर को एक बार भी टच नहीं कर पा रहा था। तब कापा दोबारा से उनके बीच में आता है, लेकिन वो इविल आई अपने बॉल से दोबारा से कापा को दूर फेंक देता है। तब उन दोनों के बीच दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को काटने की टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तब ग्रैंडमा तारो को भागने के लिए बोलने लगती है, तो तारो अपने पोज मारकर भागना स्टार्ट कर देता है और उस इविल आई की तरफ बढ़ने लगता है। वो इविल आई तारो को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से तारो की बॉडी कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये तो सब तो ग्रैंडमा का प्लान था, क्योंकि उसने तारो की बॉडी में एक तालिस्मान छिपाया हुआ था। जिसके बाद अंजीरो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तारो की बॉडी इविल आई के ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इविल आई तारो की बॉडी के अंदर ही कैद हो जाता है। तब वहाँ वो यूएफओ उस डेथ वॉर्म की बॉडी को उठा लेता ताकि वो उस लावा को शांत कर सके। और इधर ग्रैंडमा मांजिरो की क्लास ले रही थी और मांजिरो को बोलती है कि मैंने तुम्हें इन सब के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी तुमने ये सब होने दिया। तो मांजिरो बोलने लगता है कि इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने अच्छे से सभी बात नहीं बताई और आपको तो मैंने थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने इतनी सी बात में ही सभी चीजें समझकर यहाँ पर आ गया। तो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि हाँ, तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें तारो का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही हम उस इविल आई की बॉडी को कैद कर पाए। तो तारो बोलने लगता है कि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था और अब मैं अपने इंटरनल बॉडी का क्या करूंगा। तो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि चुप कर जाओ, इन्हें एक शॉपिंग बैग में डालकर अपने घर ले जाना। भी वो मोमो से पूछती है कि टर्बो ग्रैनी और ओकारून कहाँ है। तो देखती है कि मोमो बहुत ही तेजी से भागकर ओकारून को बचाने के लिए जा रही होती है और मोमो अपने साइकिक पावर को यूज नहीं कर पा रही थी। तो कापा अपने एक ही पंच से वहां पर सभी मलबे को साफ कर देता है
अब वो लोग देखते हैं कि उस गड्ढे में पूरा लावा भर चुका होता है। तो मोमो कापा के बेटे को बोलती है कि वो डेथ फॉर्म के लिक्विड को उस लावा में डाल दे। कापा उसे पूछने लगता है कि वो क्या कर रही है। तो मोमो बोलती है कि वो नीचे जा रही है क्योंकि वो ओकारुन को बचाना चाहती है, क्योंकि उसने ओकारुन से वादा किया था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। अब कापा उसे रोकने लगता है और कापा के बेटा भी मोमो को रोकने लगता है, लेकिन मोमो नहीं रुक रही थी। तो कापा का बेटा यूएफओ की मदद से उस पूरे लावा को बाहर निकाल देता है। डेथ फॉर्म की लिक्विड की वजह से उस लावा को ठंडा कर देता है। इसके बाद मोमो उस लावा को चीर देती है जहाँ पर अंदर ओकारुन और टर्बो ग्रैनी जिंदा होते हैं। तो ओकारुन बोला था कि अगर मैं टर्बो ग्रैनी की मदद नहीं करता तो हम दोनों नहीं बच पाते। बताने लगता है कि जिस रूम में वो लोग थे उस रूम में डेथ होम का लिक्विड था, जिसकी वजह से वो लावा अंदर नहीं आ पाया था। पूछने लगता है कि जीजी कहाँ पे है, कहीं वो लावा के अंदर तो नहीं आ गया। मोमो बोलने लगते हैं कि वो सब ठीक है। तो करुण बोलने लगता है कि ये अच्छी बात है। बोलने लगता है कि मोमो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जीजी की बॉडी का ध्यान रखूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कर पाया। तभी वो डेथ होम के लिक्विड की वजह से मोमो के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मोमो से माफी मांगने लगता है। पर मोमो ओकारुन को हक कर लेती है और बोलने लगती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं कर पाई थी। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।